कक्षा 12 नागरिक शास्त्र के प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर और अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत, इन पर चर्चा पूरी हो चुकी है। अब अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इस विषय पर आज अभी चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय से ही जुड़ी हुई बातें उसको और आगे बढ़ाते हुए दूसरे अध्याय में की गई थी और क्रमशः दूसरे अध्याय की बातें जैसे जैसे प्रगति हुआ फिर तीसरे अध्याय में आ रही। अर्थात विद्यार्थी जब भी पढ़ें तो इस बात का ख्याल रखें कि अध्याय 1 से ही शीत युद्ध का दौर, उसके बाद दो ध्रुवीयता का अंत, उसके बाद समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, क्रमवार तरीके से जब पढ़ेंगे तो वे विविध घटनाएं, परिस्थितियां, सब कुछ उन्हें क्रमवार तरीके से समझ में आती जाएंगी। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं। हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी न रहा। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम इस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा ठहरकर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि अमेरिका के से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है। अध्याय के अंत में हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है और क्या अमेरिकी वर्चस्व से उबरा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थी, आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि निरंतर वैश्विक राजनीति में परिवर्तन आता जा रहा है। अपने पाठ्यक्रम को पढ़ने के साथ ही वर्तमान की जो घटनाएं संसार में हो रही हैं, उन बातों को भी नियमित समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ते रहना चाहिए और पिछली घटनाओं और अब की घटनाओं में तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए। पहले क्या था, अब क्या है, दोनों में समानता क्या और असमानता क्या है। आयशा जाबू और आंद्रेई, बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही। वह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गिरी। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही है। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की ही है, लेकिन तभी जब वह विदेशी सेना उसके देश छोड़कर चली जाए। डरबन, दक्षिणी अफ्रीका का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजाति कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और उसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। युवा आंद्रेई पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माँ बाप
बतौर आप्रवासी रूस से आए थे। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जींस पहन लेता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है। वह चाहती है कि आंद्रेई चर्च में सभ्यशालीन दिखाई पड़े। आंद्रेई अपनी माँ को बताता है कि जींस कूल है और जींस पहनकर उसे आज़ादी का एहसास होता है। आंद्रेई के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद में रहते हुए अपने जवानी के दिनों में जींस। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की जाती है। परिस्थितियाँ उसके पिता कहते हैं पहनते थे और उसी कारण से जिससे आज आंद्रेई पहनता है। आंद्रेई की अपनी माँ से बहस हुई। हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हमेशा कर सकते हैं और हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हैं। आयशा, जाबू और आंद्रेई की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझें कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज़्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ यह याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका सबसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरी अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से यह चर्चा हो रही है दो ध्रुवीयता के अंत की। किस प्रकार से, यह देखें आप। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। यह चित्र आपको जले हुए और टूटे हुए वाहनों की तस्वीर, हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ से ली गई है। कुवैत और बसरा के बीच की इस सड़क पर पीछे हटती इराकी सेना पर पहले खाड़ी युद्ध फरवरी 1991 के दौरान अमेरिकी विमानों से हमला किया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर सड़क के इस हिस्से पर हमला किया था। मैदान छोड़कर भागते हुए इराकी सैनिक सड़क के इस हिस्से पर अफरा तफरी भरे ट्रैफिक जाम में फंसे थे। अमेरिकी विमानों के हमले में उनके साथ साथ कुवैती बंदी और फिलिस्तीनी नागरिक शरणार्थी भी मारे गए। अनेक विद्वानों और परीक्षकों ने इसे युद्ध अपराध की संज्ञा दी और जेनेवा समझौता का उल्लंघन माना। इसके बाद देखें आगे आप। एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से एक वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना नहीं शुरू किया। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज़्यादा गहरे तक जमा दिया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए
बल प्रयोग की अनुमति दे दी। शीत युद्ध के दौरान ज़्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थितियों पर भी इसमें उल्लेख किया जा रहा है, नाटकीय फैसला था। विद्यार्थी समझें, नाटकीय शब्द का प्रयोग कब होता है? जब आमतौर पर लिए गए फैसलों पर लोगों को संतुष्टि नहीं होती। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। फिर से आप देखें इस बात को, 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया। बड़े विज्ञापनीय अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ परीक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धराशायी हो रही है। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की, उससे आप देखिए किस प्रकार से, कहाँ से क्या होता है, युद्ध के पीछे की सोच और उसकी धारणा किस तरह की होती है। विचारों से प्रभावित समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व कार्टून के माध्यम से आप समझें। यह तो बड़ी बेतुकी बात है। क्या इसका यह मतलब लगाया जाए कि लिट्टे आतंकवादियों के छुपे होने का सुबह होने पर श्रीलंका पेरिस पर मिसाइल दाग सकता है? देखें किस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आगे भी देखें आप, जितनी रकम इस जंग पर खर्च करने की उससे कहीं ज़्यादा रकम उसने जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही।
विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तक फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। अतिवादी इस्लामी शब्द देखिए, अतिवादी बहुत ही समझ करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतिवादी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए, विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, यह जो कार्रवाई शब्द लिखा है यही सही है, जबकि आमतौर पर लोग कार्रवाई की जगह कार्यवाही लिखते हैं। वह अनुचित और गलत भी है। यह कार्रवाई शब्द ही सही है। इसका विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत भर थी। अब आप देखें, 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय घटना, बहुत बड़ी घटना। 11 सितंबर 2001 के दिन 9 का अभिप्राय सितंबर, 11 का अभिप्राय तारीख, 9/11। 11 सितंबर 2001 दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लीगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। सामान्य तौर पर 9/11 की घटना वैश्विक स्तर पर जब भी कही जाती है तो उसकी बात 9 सितंबर 2001 की घटना, आतंकवादी घटना से ही जोड़कर जाना जाता है। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, न कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाएगा। लिखने का तरीका, इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए।
अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1976 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरी कदम उठाया और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र हैं। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। फिर से आप समझ लें, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। अब बंदियों को वहाँ रखा गया, कुछ बंदियों को वहाँ रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इराक पर हमला 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कालिशन ऑफ विलिंग्स आकांक्षाओं के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया कि सामूहिक संहार के हथियार वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका है। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में खेत रहे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमला के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ है। इसके साथ आपको हम
कुछ तस्वीर दिखाते हैं। कोई भी तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है। एरस केगल्स कार्टून। अब देखिए, फौजी की वर्दी में दुनिया का नक्शा। यह कार्टून क्या बताता है? ये रहा, देखिए आप विद्यार्थी देखें इस तस्वीर को। और यहाँ भी देखें आप, अमेरिका की नई विदेश नीति। दूसरी तरफ देखिए, यह चार्ट अमेरिकी विदेश नीति फ्लो चार्ट। यहाँ से शुरू करें। लोकतंत्र, विदेशी राष्ट्र, तानाशाही, अमेरिका से दोस्ताना नहीं। अब देखिए आप, दरिद्र प्लस तेल भी नहीं, भरपूर तेल और खनिज संपदा। यहाँ देखें, उपेक्षा करो, परमाणु हथियार संपन्न। इधर देखिए, पुचकारा या दुत्कारो जब तक कि दोस्ताना न हो जाए। अमेरिका से दोस्ताना नहीं। इधर देखिए आप क्रम से, बगावत भड़काओ, अमेरिका समर्थक कठपुतली सरकार बैठा दो। फिर देखिए इधर, विदेशी राष्ट्र तानाशाही, अमेरिका से दोस्ताना रिश्ते, जमकर फ़ायदा उठाओ, अमेरिका से दोस्ताना नहीं, भरपूर तेल और खनिज संपदा, दरिद्र धन तेल भी नहीं, परमाणु बम नहीं, कोई संकट नहीं, उपेक्षा करो, मीडिया का कोई ध्यान नहीं, ज़बरदस्त अकाल या सरकारी दमन, परमाणु हथियार नहीं, हमला करने का बहाना खोजो, हमला करो, मीडिया की आंखों का तारा, गिद्ध भड़काओ। कुछ इस तरह की नीति स्पष्ट है कि अमेरिका अपने निजी हितों के लिए कोई न कोई एक रास्ता निकाल करके विविध प्रकार का उपक्रम करता रहा। आगे देखिए आप, इराक पर हमला, इसकी चर्चा हो चुकी है कि अमेरिकी हमले से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए थे। यह तस्वीर देखें आप, अमेरिका के अंगूठे तले शीर्षक का यह कार्टून वर्चस्व के आम फाम अर्थ को ध्वनित करता है। अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति के बारे में यह कार्टून क्या कहता है? कार्टूनिस्ट विश्व के किस हिस्से के बारे में इशारा कर रहा है? देखें आप, इस तरफ देखिए। इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहें तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, शीत युद्ध के समय 1945 से 1991 दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच ताकत का बंटवारा था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। प्रथम चैप्टर में इसके बारे में विस्तार से बताया जा चुका है। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या कहें कि उद्धत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बहुधा इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जाता है। भौतिकी के शब्द ध्रुव का यह एक तरह से भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो इसे वर्चस्व शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना उचित होगा। वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में। हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है।
इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल है। हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा की याद है, जिसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही? यही है वह सैन्य वर्चस्व जिसने अपनी आत्मा तो नहीं, लेकिन उसके शरीर को जरूर पंगु बना दिया। देखिए, वर्चस्व जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल क्यों करें? हमारे शहर में इसके लिए दादागिरी सब चलता है। कितना सुव्यवस्थित बात है। वर्चस्व शब्द का प्रयोग कर हम किसी बात को मर्यादा से ढकने की कोशिश करते हैं। वही एक शब्द है जो आमतौर पर लोग करते हैं। वर्चस्व जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल क्यों करें? हमारे शहर में इसके लिए दादागिरी शब्द चलता है। क्या यह शब्द ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? अब आगे देखें। अमेरिकी सशस्त्र सेना की कमान संरचना। आगे देखें। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़। अनूठी इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता है उसके पास। अपनी सेना को युद्ध भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर वह अपने दुश्मन को उसके घर में ही पंगु बना सकता है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासंग के बराबर भी नहीं है। अमेरिका से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ, चित्र से आपको अभी स्पष्ट किया जाएगा, मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता के लिए अकेले अमेरिका करता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणात्मक बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इराक पर अमेरिकी हमले से अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई हैं। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में सफल नहीं हुआ। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को विश्व के अधिकांश सशस्त्र सेनाएं अपनी सैन्य कार्रवाई के क्षेत्र को विभिन्न कमानों में बांटती। हर कमान के लिए अलग अलग कमांडर होते हैं। अमेरिकी सशस्त्र सेना की 5 अलग अलग कमानों के सैन्य कार्रवाई क्षेत्र को अभी दिखाएंगे। इससे पता चलता है कि अमेरिकी सेना का कमान सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित नहीं बल्कि इसके विस्तार में समूचा विश्व शामिल है। अमेरिका की सैन्य शक्ति के बारे में मानचित्र बताते हैं। देखिए आप, अभी जो हम बता रहे थे कि सैन्य के मामले में किस प्रकार से अमेरिका खर्च करता है, उसकी प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए कैसे खर्च करता है। 455.9 अरब डॉलर यह संयुक्त राज्य अमेरिका
का सैन्य व्यय है। दूसरी तरफ देखिए 12 ताकतवर देश जिनका स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन सब मिला करके भी संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य व्यय के महज करीब पहुंच रहा है। इस तरह का मैप विद्यार्थी बना करके अमेरिका की सैन्य ताकत के बारे में समझ सकते हैं। आगे देखें, वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समझ से है। इस समझ की बुनियादी धारणा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीज़ों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए ज़रूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें उसे कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। सार्वजनिक वस्तुओं से आशय या चित्र, कार्टून, पहले भी हमने बताया कि चित्र 1000 शब्द के बराबर। कोई भी चित्र आप 1000 शब्द लिख करके किसी बात को समझाने की कोशिश करेंगे, वहीं एक तरफ एक चित्र बना दें। देखें, डॉलर में दुनिया, वर्चस्व का यह अर्थ कहीं सटीक है कि आर्थिक जगत पर किस तरह से अमेरिका अपनी बढ़त लगातार बनाए रखना चाहता है। डॉलर में दुनिया ऐसी चीज़ों से जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए। स्वच्छ वायु, सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस है, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया। अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है, जिसकी उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है। वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब, जगत जोड़ना जाल का आभासी संसार साकार हो गया दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हलके में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28% की हिस्सेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका का 15% की हिस्सेदारी है। विश्व की अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक क्रय शक्ति का आधार इधर आप देखें। दूसरी तरफ सकल घरेलू उत्पाद देखिए आप। पहले हम सकल घरेलू उत्पाद का फिगर दिखाते हैं आपको किस प्रकार से अमेरिका, यूरोपीय क्षेत्र, जापान, चीन, ब्रिटेन, इधर आप देखिए
क्या स्थिति है? भारत और रूस, है ना, और इधर तुलनात्मक क्रय शक्ति का आधार। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं हो। ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में ढालने की ताकत से जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एकाडमिक डिग्री है। यह विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाटर्न स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना सन 1881 में हुई। MBA के शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 ईस्वी से आरंभ हुए। अमेरिका से बाहर MBA के किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हुई। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जिसमें MBA को एक प्रतिष्ठित एकेडमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो। इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाबू की बात याद आती है। ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर MBA की डिग्री ले। आगे देखें आप, वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में। अभी आर्थिक रूप में आपने देखा, अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना भूल होगी। हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमत गढ़ने की ताकत से है। यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होता है। विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मन माफिक बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो, उसका प्राबल्य बना रहे। इस तरह प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही ताकतों से काम लेता है। अक्सर रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से कहीं ज़्यादा कारगर साबित होता है। आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते ही नहीं बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि आज अच्छे जीवन, विद्यार्थी जब भी किसी चीज़ का अध्ययन करें तो उन घटनाओं को वर्तमान से जोड़कर जरूर देखें। अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब हैं। अमेरिकी संस्कृति बड़ी लुभावनी है और इसी कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब हम इसे इतना ही सहज मानते हैं जितना अपने आस पड़ोस के पेड़, पक्षी या नदी को। आपको आंद्रेई और उसकी कूल जींस की याद होगी। आंद्रेई के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए नीली जींस आज़ादी का परम प्रतीक हुआ करती थी।
युवक युवती अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जींस खरीदने पर खर्च कर देते। ऐसा चाहे जैसे भी हुआ हो। इसके पहले हम और विस्तार में जाएं, उन चित्रों की तरफ हम ध्यान दिलाते हैं या उन बातों की तरफ। यहाँ देखिए आप, ये चित्र है कार्टून। यदि मैंने विज्ञान लिया होता तो मुझे मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ता। इसका मतलब होता है कि बहुत से उन लोगों को मुकाबला करना जो डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनकर अमेरिका जाना चाहते हैं। देखिए आप दूसरी तरफ, इस तरफ देखिए आप इन तस्वीरों को। एक उक्ति है, किस तरह से विज्ञापन किया जाता है, विद्यार्थियों ने भी देखा होगा। अंग्रेजी के अक्षरों में ही हिंदी के शब्दों का प्रयोग, दिल मांगे मोर। यहाँ पर देखिए पेप्सी शब्द का किस प्रकार से, देखिए आप, है ना, ये मार्केटिंग का एक तरीका है। अब देखें आप, यहाँ बड़ी विचित्र बात है, अपने लिए जीन्स खरीदते समय तो मुझे अमेरिका का ख्याल तक नहीं आता, फिर मैं अमेरिकी वर्चस्व के चपेट में कैसे आ सकती हूँ। क्या बात है। ये सारी तस्वीरें जकार्ता इंडोनेशिया की हैं। हर तस्वीर में अमेरिकी वर्चस्व के तत्वों को ढूंढें। स्कूल से घर लौटते समय क्या आप रास्ते में ऐसी चीज़ों की पहचान कर सकते हैं? लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मारी। सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। सोवियत संघ में नीली जींस के लिए दीवानगी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध, इतिहास बताता है, साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राह में तीन अवरोध हैं। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बुनावट है। यहाँ शासन के तीन अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बुनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। किस प्रकार से? अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतया अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सके।
नाटो इन्वर्टेड कामा में है, पहले भी नाटो के संदर्भ में चर्चा की जा चुकी है, फिर भी आप इसे जानते रहें। नाटो का गठन जब शीत युद्ध की स्थिति चल रही थी उस समय बनाया गया था। उत्तर, इसका जो पूरा नाम है नाटो का, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका संक्षिप्त अंग्रेजी नाम है नाटो। विद्यार्थियों को इन शब्दों को ख्याल रखना चाहिए। अमेरिका से भारत के संबंध, शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन हो गया है। इस अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया। इस नीति और हाल के सालों में परिवर्तन आवश्यक है। समय के साथ यहाँ की राजसत्ता व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाती है, वह कामयाब होती है। सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, जो भारत का निकटतम मित्र। अमेरिका प्रभावशाली होता जा रहा था। प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी हैं। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से। दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई। इन तथ्यों पर विचार करते हैं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। निर्यात और आयात, अपने देश से दूसरे देश वस्तुओं का जाना और दूसरे देश से अपने देश को आना, वस्तुओं का अपने देश से दूसरे देश जाना निर्यात, दूसरे देश से अपने देशों को आना आयात। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं। भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही। भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेल मेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए। वे चाहते हैं कि दोनों, ये देखें आप कार्टून, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ, ये लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो, यह सुनकर अच्छा लगता है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए नागरिक परमाणु समझौता हुआ है। इसके बारे में अखबारों से रिपोर्ट पहले भी हमने आप लोगों से चर्चा की है कि जो अखबार विभिन्न मानकों को पूर्ण करते हैं, उन समाचार पत्रों को नियमित विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। उससे उन्हें नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती रहती है। लोकसभा की बस भारतीय अमेरिकी संबंध, स्वाभाविक है, देश में जिस तरह की गतिविधियाँ होंगी उस पर बहस भी होंगी। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के मुद्दे पर समझौता होगा। लोकसभा में इस मसले पर बहस हुई। प्रधानमंत्री और विपक्ष के 2 नेताओं के भाषण के कुछ अंश
अलग अलग वैचारिक स्थितियों की ओर संकेत करते हैं। देखें आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मान्यवर, मैं इस महनीय सदन से ससम्मान निवेदन करता हूँ कि वह भारत के विश्व की बदली हुई मनोदशा को पहचाने। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि ताकत की राजनीति अब बीते दिनों की बात हो गई है या अब कभी हमारी बाँह मरोड़ने की कोशिश नहीं होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि मौजूद खतरों से हमारी सुरक्षा पर आँच न आए, लेकिन जो अवसर सामने आए हैं उनका लाभ न उठाना गलत होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सभी शक्तिशाली देशों से अच्छे संबंध रखना भारत के हित में है। मैं निसंकोच कहता हूँ कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया है। और आगे देखें आप, आपसी हितों के मेल हों और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। इन विद्वानों की राय कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा। वर्चस्व से कैसे निपटे, कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व, इस वर्चस्व से कैसे बचा जा सकता है। जाहिरा तौर पर ये सवाल हमारे वक्त के सबसे झंझावाती सवाल हैं। इतिहास से हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग मिलते हैं, लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान और भविष्य की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कस सकें। हर देश में सरकार होती है, लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। 6वें अध्याय में यह बात स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति। कुछ कायदे कानून जरूर हैं जो युद्ध पर अंकुश रखते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते। फिर शायद ही कोई देश होगा, इराक के संदर्भ में आपने पहले ही देखा है कि वहाँ पर हमले के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था। फिर भी अमेरिका ने जो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे, तो क्या इन बातों से यह समझा जाए कि न तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है और न युद्ध से। फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी विभेद हैं और इन विभेदों के रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने के रणनीति ज़्यादा संगत हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है, और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होगी, न कि उसका विरोध करने से। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। इसे बैंड वैगन अथवा जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं। देशों के सामने एक विकल्प यह है कि वे अपने को छुपा लें। इसका अर्थ होता है कि दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर दूर रहना। इस व्यवहार के उदाहरण चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं। बहरहाल बड़े या मझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज़्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाली। फिर आगे देखें आप,
छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, लेकिन यह कल्पना से परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ जैसा विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा कर रख सके। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हैं। ये लोग मानते हैं कि ज़्यादातर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगा। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे। और किस प्रकार से, कुछ सोचें, साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जा सकेगा। आपने यह जुमला सुना होगा कि अब हम विश्वग्राम में रहते हैं। इस विश्वग्राम में एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी। या चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो भी विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं, क्योंकि यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं कि रहने के लिए हमारे पास यही एक गांव है। ऐसे में प्रतिरोध ही एकमात्र विकल्प बचता है। विद्यार्थी विश्वग्राम का प्रयोग और विश्वग्राम में चौधरी शब्द का प्रयोग इसके लिए है, इसका आकलन करेंगे। अमेरिका को प्रमाण मानकर विश्व के बड़े भू राजनीतिक क्षेत्र मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, भूतपूर्व सोवियत संघ, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया छात्रों को सौंपें। आप छात्रों को ऐसे क्षेत्र भी सौंप सकते हैं जो शीत युद्ध के बाद के सालों में युद्ध के क्षेत्र रहे और जहां अमेरिका शामिल रहा, जैसे अफगानिस्तान, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन या कोसोवो अथवा स्पार्ट। इस प्रकार से जो संघर्ष चल रहे हैं, हर क्षेत्र के लिए छात्रों का समूह बनाकर अध्ययन किया जा सकता है। फिलहाल अभी व्हाट्सएप पे ही ग्रुप पे इन विषयों पे चर्चा करनी है। प्रत्येक समूह में छात्रों की समान संख्या हो। प्रत्येक समूह अपने हिस्से के युद्ध क्षेत्र में अमेरिका द्वारा निभाई गई भूमिका से जुड़े तथ्यों को संकलित करें। संकलन में जोर इस बात पर रहे कि इस क्षेत्र में अमेरिका के हित क्या थे, उसने क्या कदम उठाया और क्षेत्र में अमेरिका को लेकर कैसा जनमत बना। छात्र उपलब्ध स्रोतों के चित्र, कार्टून भी जुटाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। अध्यापकों के लिए भी तथ्यों के संकलन का इस्तेमाल बुनियादी जानकारी के रूप में करते हुए अध्यापक छात्रों का ध्यान अमेरिका द्वारा किए गए हस्तक्षेप पर केंद्रित करें और बताएं कि अमेरिका जिन सिद्धांतों की पैरोकारी करता है उनसे हस्तक्षेप मेल खाते हैं या नहीं। किसी युद्ध क्षेत्र या इलाके का भविष्य अब से 20 साल बाद कैसा होगा, अमेरिकी वर्चस्व कितने दिनों तक कायम रहेगा, उस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व के कौन से देश चुनौती दे सकते हैं। इन सवालों पर छात्रों को सोचने के लिए उत्साहित अध्यापक निश्चित तौर पर करें। ये सारी बातें ईर्ष्या से भरी हुई। कार्टून देखें, चित्र। अमेरिकी वर्चस्व से हमें परेशानी क्या है? क्या यही कि हम अमेरिका में नहीं जन्मे या कोई और बात है? किस तरह से बात कही जा रही है, आगे देखें आप। इतिहास क्या सिखाता है हमें वर्चस्व के बारे में? शक्ति संतुलन के तर्क को देखते हुए वर्चस्व की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक असामान्य परिघटना है। इसका कारण बड़ा सीधा साधा है। विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती और ऐसे में हर देश को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती। कभी कभी अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में उसे यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कम से कम उसका वजूद बचा रहे। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न देश शक्ति संतुलन को लेकर बड़े सतर्क होते हैं और आमतौर पर वे किसी एक देश को इतना ताकतवर नहीं बनने देते कि वह बाकी देशों के लिए भयंकर खतरा बन जाए। ऊपर जिस
शक्ति संतुलन की बात कही गई है उसे इतिहास से भी पुष्ट किया जा सकता है। चलन के मुताबिक हम 1648 को वह साल स्वीकार करते हैं जब संप्रभु राज्य विश्व राजनीति में प्रमुख किरदार बने। इसके बाद से 350 साल गुजर चुके हैं। इस दौरान सिर्फ 2 अवसर आए जब किसी एक देश ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वही प्रबलता प्राप्त की जो आज अमेरिका को हासिल है। यूरोप की राजनीति के संदर्भ में 1660 से 1713 तक फ्रांस का दबदबा रहा और वह वर्चस्व का पहला उदाहरण है। ब्रिटेन का वर्चस्व और समुद्री व्यापार के बूते कायम हुआ। उसका साम्राज्य 1860 से ही 1910 तक बना रहा। यह वर्चस्व का दूसरा उदाहरण। इतिहास यह भी बताता है कि वर्चस्व अपने चरमोत्कर्ष के समय अजेय जान पड़ता है, लेकिन यह हमेशा के लिए कायम नहीं रहता। इसके ठीक विपरीत शक्ति संतुलन की राजनीति वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती। 1660 में लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांस अपराजेय था, लेकिन 1713 तक इंग्लैंड, हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया और रूस फ्रांस की ताकत को चुनौती देने लगे। 1860 में विक्टोरियाई शासन का सूर्य अपने पूरे उत्कर्ष पर था और ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित लगता था। 1910 तक स्पष्ट हो गया कि जर्मनी, जापान और अमेरिका ब्रिटेन की ताकत को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए हैं। इसी तरह अब से 20 साल बाद एक और महाशक्ति या कहें कि शक्तिशाली देशों का गठबंधन उठ खड़ा हो सकता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो अमेरिका की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। यह बातें क्रिस्टोफेयर लेखन के लेख द यूनिपोलर इल्यूजन वाई न्यू ग्रेट पावर्स विल राइज के आधार पर लिखी गई हैं। अब हम आते हैं कि इस अध्याय में प्रश्न किस तरह के बनेंगे। वर्चस्व के बारे में, समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इसे विद्यार्थी पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसके साथ ही आप देखें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी मुक्त अभियान के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसे देखेंगे। वर्चस्व के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक एक उदाहरण आप बताइए। बताए गए उदाहरणों से अलग होने चाहिए। 3 बातों का जिक्र करें जिनसे साबित होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी वर्चस्व का स्वभाव बदला है और शीत युद्ध के वर्षों के अमेरिकी प्रभुत्व की तुलना में यह अलग है। मेल बैठाना है, कौन किससे संबंधित है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अमेरिकी वर्चस्व के राह में कौन से व्यवधान हैं, आपके जानते इसमें कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। तात्कालिक परिस्थितियों को विद्यार्थी आकलन कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि नियमित प्रमुख समाचार पत्रों का अध्ययन करें, प्रथम पेज और उसके संपादकीय का अध्ययन अवश्य करें और उन में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हों उसको ज़रूर लिखें। जैसे इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी इन पुस्तकों में उनका उल्लेख नहीं आया है, परंतु कोरोना वैश्विक महामारी के चलते निश्चित तौर पर चाइना और अमेरिका में अंतर्विरोध प्रारंभ हो गया है। पिछली घटनाएं, वर्तमान की घटनाएं, इन सभी घटनाओं का समरूप में अध्ययन करने की ज़रूरत है। भारत अमेरिका समझौते से संबंधित बहस के 3 अंश इस अध्याय में दिए गए हैं। भाषण भी तैयार करें। भारत अमेरिकी संबंध के बारे में किसी एक रुख का समर्थन किया गया हो। यदि बड़े और संसाधन संपन्न देश अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार नहीं कर सकते तो यह मानना अव्यवहारिक है कि अपेक्षाकृत छोटी और कमज़ोर राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व का कोई प्रतिरोध कर पाएंगे। इस कथन की जांच करें और अपनी राय दें।
इस प्रकार से आप का यह अध्याय 3 पूर्ण होता है। और जब भी हम अगले अध्याय में जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि पिछले अध्यायों को एक बार ज़रूर दोहरा लें, क्योंकि उसका क्रम अगले अध्याय से जुड़ा होता है। तो इस अध्याय के पूर्ण होने पर हम एक बार फिर से आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर हम चौथे अध्याय में आप सभी लोगों से मिलेंगे।